मनुष्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य होने के नाते हम क्या क्या हो सकते हैं? आज के इस वीडियो निबंध में हम मनुष्य के विविध आयामों की खोज करेंगे। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। फिर उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स में लिखा कि समाज एक प्राकृतिक रचना है और मनुष्य इसका एक राजनीतिक प्राणी। उनके अनुसार बिना समाज के मनुष्य का अस्तित्व असंभव है, क्योंकि उसकी सामाजिक प्रवृत्ति ही उसके अस्तित्व को न जाने कितने प्राकृतिक खतरों से बचाती आई है। सामान्य अनुभव से भी हम इन तथ्यों की पुष्टि कर सकते हैं। शारीरिक स्तर पर मनुष्य का वंश जीवन की सबसे कमजोर कड़ी प्रतीत होता है। बड़ी नाजुक सी जान लिए आज अपने ही बनाए जंगलों में मनुष्य डरा हुआ भटक रहा है। जहां जंगलों से लाकर उसने जानवरों को पिंजरों में सुरक्षित रखने के कानून तो बना दिए हैं, पर वह खुद न्याय की अर्जी लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। अरस्तु महाशय का मानना था कि एक आदर्श समाज की स्थापना में न्याय की अनिवार्य भूमिका होगी। आज न्यायपालिका की ऐसी दुर्दशा देखकर सोचिए, अरस्तु महाराज क्या कहते? शायद यह कि आधुनिक समाज एक मशीनी तंत्र बन चुका है और मनुष्य एक राजनीतिक जानवर। लोकतंत्र के आदर्शों की ना जाने इन बुद्धिजीवियों ने कैसे कैसे सपने देखे थे। उन्हें क्या पता था कि आधुनिक युग में सरकारें समाज से ज्यादा सोशल मीडिया पर ध्यान देंगी। ज्ञान के प्रचार प्रसार की जगह राजनीतिक प्राणी को अफवाह फैलाने में ज्यादा दिलचस्पी होगी। खैर, बहुमत के इस लोकतांत्रिक बाजार में इतना तो तय है कि मनुष्य विशेषणों का एक भंडार है। यह खजाना सिर्फ इन 2-4 नवरत्नों से कहीं बड़ा है। आइए आगे देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान ने मनुष्यों को और कौन कौन सी उपाधि दी है। वैज्ञानिकों ने हमें होमो सेपियंस कहकर पुकारा, जहां सेपियंस का शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान होता है। उनके कथन का अर्थ है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रमाणों के साथ बताया कि हमने लगभग 3 लाख साल पहले इस धरती पर अपनी जगह बनाई और ऐसी बनाई कि धीरे धीरे हम ही मालिक बन बैठे। महत्वाकांक्षाओं के इस बंदरबांट ने प्रकृति को ना जाने कैसे कैसे दिन दिखलाए। आजादी की तलाश में कागजों पर बंटी इस दुनिया में भाईचारे का कितना अभाव है। कागज नहीं तो डंकी मारनी पड़ती है। ना जाने ऐसे और कितने कारणों से 19वीं सदी के पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य को होमो इकोनॉमिकस या आर्थिक प्राणी की उपाधि दे डाली। होमो इकोनॉमिकस की अवधारणा के अनुसार मनुष्य स्वार्थ के आधार पर आर्थिक लक्ष्य हासिल करता है और उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से व्यक्ति की ऐसी परिभाषा में कोई दोष नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन के केंद्र में व्यक्ति है। पर ऐसी दशा और भारतीय संदर्भ में तब इकोनॉमिक्स का सटीक अनुवाद अर्थशास्त्र की जगह स्वार्थशास्त्र हो जाएगा, क्योंकि भारतीय दर्शन व्यावहारिक जगत को मिथ्या मानता है, जिस आधार पर व्यक्ति और उसके अस्तित्व की सत्यता पर कई तार्किक सवाल उठते हैं। संभवतः इन्हीं दार्शनिक कारणों से हिंदी में डेमोक्रेसी का अनुवाद लोकतंत्र की जगह लोकतंत्र हुआ होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डेमो है वह लोक नहीं लोग है। जहां लोकतंत्र की अवधारणा में जीवन बहुमत में होना चाहिए था, वहां हालात कुछ ऐसे हैं कि अर्थ की तलाश छोड़कर यह प्राणी मुद्रण की महाभारत में तर्कों के तीर चला रहा है। वैसे मनुष्यों में इस प्रवृत्ति की पहचान बड़ी पुरानी है। प्राचीन युग में ही पाश्चात्य दार्शनिकों ने मनुष्य को तार्किक प्राणी घोषित कर दिया था। अपने तर्कों की शक्ति से ही मनुष्य ने समाज, राष्ट्र और सीमाएं बनाई हैं। तर्क के इस राजनीतिक दंगल में उसे चुल्लू भर पानी भी खरीद कर मरना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य न केवल तार्किक प्राणी है बल्कि बड़ा भावुक प्राणी भी है। तर्कों और भावनाओं की बाढ़ में और ज्ञान युग की आड़ में ना जाने हमारी अज्ञानता और अंधविश्वास का कैसा कैसा व्यापार चल रहा है। ज्ञान विज्ञान के इस युग में ज्ञान की अनुपलब्धि हमारे आर्थिक अस्तित्व पर हर दिन नए नए सवाल उठा रही है। देश विदेश की जवानी नौकरी का आवेदन लिए ना जाने कहां भटक रही है। कितने सवाल हैं जो हमारी पहचान से लेकर अस्तित्व पर जवाबों की मांग लिए हर घर आंगन में बिन बुलाए मेहमान बने बैठे हैं। सवालों की इस आंधी में कुछ बुनियादी सवाल जड़ समेत उखड़कर बिखर गए हैं। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी हमें उन सवालों को पूछने की प्रेरणा देता है जिनके जवाब हमें हमारे सिवा कोई और नहीं दे सकता है। तर्कशास्त्र के सिद्धांतों ने ही सूचना क्रांति की नींव रखी है। तत्वमीमांसा के बुनियादी सवाल हमें अपने अस्तित्व की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
नीतिशास्त्र हमें न्याय की अवधारणा से लेकर स्वतंत्रता की कल्पना करने के काबिल बनाता है। हमारी जिज्ञासा और जिजीविषा के साथ साथ अर्थ पर हमारे तार्किक विश्वास ने ही हमें विज्ञान, कला और साहित्य में रचने की स्वतंत्रता भी दी है और प्रेरणा भी। हमारी कल्पना और रचनात्मकता की उड़ान इतनी ऊंची है कि चाहे तो हमें स्वर्ग तक पहुंचा भी सकती है या नर्क के दर्शन भी साक्षात यही करवा सकती है। जहां मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को भावनात्मक प्राणी की उपाधि दी, वहीं साहित्य ने तो हद ही कर दी। उपमा और अलंकार से भरे साहित्य में शायद ही ऐसा कोई प्राणी होगा जिससे मनुष्य की तुलना नहीं हुई होगी। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से लेकर मच्छर मक्खी तक को नहीं छोड़ा गया। कहीं आदमी ही कुत्ता बन जाता है तो कहीं गधा भी, कहीं गाय में ममता है तो कहीं शेर जैसे साहस का प्रत्यक्ष भी मनुष्य ही बनता है। गीदड़ जैसे विशेषणों से न सिर्फ साहित्यकारों ने बल्कि इतिहासकारों ने भी मनुष्य की तुलना की है। विज्ञान ने काल, स्थान, व्यक्ति और वस्तु की व्याख्या को समय के साथ समृद्ध किया है। वहीं तत्व के साथ साथ ज्ञान, तर्क, नैतिकता से लेकर सौंदर्य को परिभाषित करना आज भी दार्शनिकों की ही जिम्मेदारी है। तथ्यों के आधार पर मनुष्य की व्याख्या एक दार्शनिक प्राणी के रूप में करना संभवतः कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। इमानुएल कांत ने भी मनुष्य की तुलना एक नैतिक प्राणी से की है। इतनी सारी व्याख्याओं में मनुष्य की किस उपाधि ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया? टिप्पणी कर हमें जरूर बताएं। वीडियो निबंधों की इस श्रृंखला में हम मनुष्य, अस्तित्व, ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, नीति, तर्क से लेकर सौंदर्य के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन मनन करेंगे। मैं ज्ञानार्थ शास्त्री आपकी इन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा का सूत्रधार ज्ञानाकर्षण के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले निबंध में हम दर्शन शास्त्र को अपने लिए परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। ज्ञानार्जन की इस कोशिश में हमारे सामने दो मुख्य विकल्प हैं। या तो हम ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं या फिर हम खुद ज्ञान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आकर्षण के इस खेल में ना जीतना जरूरी है ना ही हारना, यहाँ तो बस खेलना जरूरी है। संत कबीर भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल्या कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बुराई पर अच्छाई की जीत की दास्तान ही तो साहित्य आज तक हमें सुनाता आया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता भी हमें कर्म और फल के बीच संबंध बताते हुए समझाती है कि फल की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, पर कर्म और उसके फल पर चिंतन करने से हमें किसी ने नहीं रोका है। तो चलिए चिंतन के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगले निबंध में हम दर्शन शास्त्र की अवधारणा और उसकी प्रासंगिकता पर मंथन करते हैं।